कि जो गया रवाई वो हो गया घर जवाई, क्या है ये? आप आइएगा, रवाई में आएगा, आपका स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन आप शादीशुदा हो गए हैं तो हम आपको घर जवाई नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली उसके बारे में सोच सकते थे। मुझे गर्व है जब मैं इस टोपी को पहनता हूँ तो शायद 50% लोग मुझे इस टोपी से ही पहचान जाते हैं और इससे ही मुझे पहचान मिल जाती है। इस 25 और 26 में केदारनाथ की तकदीर और तस्वीर, दिशा और दशा दोनों डिसाइड करेगी। सच में एक वोट की क्या पहचान है, क्या वैल्यू है, इससे इस उपचुनाव से पता लगा है। हर किसी दल की एक वर्ग विशेष को रिझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। और प्रत्येक पार्टी अपने दिमाग से निकाल दे कि अनुसूचित जाति वर्ग किसी व्यक्ति विशेष का वोट बैंक है। अनुसूचित जाति वर्ग का जो व्यक्ति है वो समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। आपको नहीं लगता है कि जो हमारा आरक्षित वर्ग है उस पे सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय ही ध्यान दिया जाता है, जबकि तमाम समस्याएं वहां अभी मौजूद हैं? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। दुर्गेश्वर लाल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, पुरोला से विधायक हैं और इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक ली है। कुछ पल चाय पी रहे थे तो मैंने कहा विधायक जी के साथ कुछ बातचीत हो जाए, कुछ अनुभव साझा किए जाएं और शायद आपको भी इन चुनावों को देख करके अपने चुनावों की याद आ रही होगी कि किस तरीके से जुटे रहते थे। सबसे पहले तो प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी आपके व्यूअर हैं और पूरे प्रदेशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं और ख़ास करके केदारनाथ विधानसभा के उन तमाम जनमानस को मैं उनके धैर्य के लिए, पैशंस के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। और मैं अपील भी कर रहा हूं कि ये जो केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये समझ लीजिए कि इस चुनाव से केदारनाथ विधानसभा का जो कुछ समय के लिए हमारे बीच में बड़ी बहन हमारी शैला रानी रावत जी हमारे बीच में नहीं रही, मैं भगवान से उनकी पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति मिले। जो यहाँ की इस रफ्तार को, जो विकास की गति थी उसके जो थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी और उनका कमी अभी भी खल रही है। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, घर घर तक लोगों से संपर्क कर रहा हूँ और कई जगह मैंने जो है सभी वर्ग के लोगों से मैंने संपर्क किया, जनसभाओं में जाके एक एक करके डोर टू डोर जाके, तो उनकी कमी खल रही थी। लेकिन ये तो एक तरीके की प्रकृति का नियम है कि अगर एक चीज़ जाती तो उसकी भरपाई करनी पड़ती है। उसके लिए हमारी पार्टी का मैं पहले तो प्रदेश के उच्च नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें जो पार्टी ने एक सुयोग्य प्रत्याशी जो है इस विधानसभा को दिया, जिन्होंने पहले भी यहाँ पे अपना समय दिया, यहाँ पे लोगों की सेवा करी है और इस बार उनको जब पार्टी ने उनको जब उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया और मुझे जिस तरीके का माहौल दिख रहा है और लगता है कि 23 तारीख से पहले ही जीत की तैयारी पार्टी ने तो कर ही रखी है और अन्य लोग भी, जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो आम वोटर है, उन्होंने भी मन बना दिया। विधायक जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि आप एक युवा जनप्रतिनिधि हैं, युवा विधायक हैं। अक्सर आपने देखा होगा विधायक जी अपनी पूरी पारंपरिक शैली में बने रहते हैं। जिस तरीके से मैंने पहाड़ की एक पहचान मानी जाती है ये तिरछी वाली टोपी, वैसे ही आपके जौनसार रवाई क्षेत्र की पहचान है ये टोपी और इसी अंदाज में आप सब जगह दिखते हैं। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैंने इस देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया और तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको हम संजोए रखें और अपनी विरासत को बनाए रखें। देखिए, मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी काम किया हूँ, मैं आपके जो मेट्रो सिटीज़ में भी काम किया हूँ। वो दौर और इस दौर में बड़ा डिफरेंस है। तो अपनी जो परंपरा है, हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, उसको अगर हम उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं।
तो पहले तो खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा। और मुझे गर्व है, जब मैं इस टोपी को पहनता हूँ तो शायद 50% लोग मुझे इस टोपी से ही पहचान जाते हैं और इससे ही मुझे पहचान मिल जाती है। तो मैं आई प्राउड टू माई कल्चर। अच्छा विधायक जी, क्योंकि आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल जनता के बीच देखने को मिल रहा है? जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है ये समझ लीजिए कि 2 साल भले बचे हैं, लेकिन इसमें जो होना है ये 25 और 26 आपको पता ही है, 24 जो है एंड ऑफ द ईयर है, अब 25 और 26 है। इस 25 और 26 में केदारनाथ की तकदीर और तस्वीर, दिशा और दशा दोनों डिसाइड करेगी। और उसके लिए आज केंद्र में मोदी सरकार है, स्टेट में धामी सरकार है, और यहाँ से आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के जाती है तो डेफिनेटली यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं उस पर काम होगा। उसके जो लोगों की जो जन समस्याएं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैंने खुद नोट भी किया है, मैं वो चीज़ें अपनी जो हमारी विधायक बनने वाली विधायक है श्रीमती आशा नोटियाल जी, मैंने अभी तो चुनाव समय है तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, तो डेफिनेटली जैसे ही वोटिंग हो जाती है उसके बाद उनको यहाँ की सारी समस्याएं उनको अवगत कराऊंगा। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं लगे हुए। इस बार बहुत अच्छा हुआ कि लोगों को, हर व्यक्ति को, प्रत्येक वोटर तक पहुंचने का मौका मिला। होता क्या आम चुनाव में क्या होता, रोड साइड या जाके आउटर एक्सटर्नली रूप में जाते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं और आके वो चुनाव जो है संपन्न होता है। लेकिन इस बार जो है लोगों को, एक एक व्यक्ति को सच में एक वोट की क्या पहचान है, क्या वैल्यू है, इससे इस उपचुनाव से पता लगा है कि एक्चुअली एक वोट की कीमत क्या है। विधायक जी, क्योंकि चुनावों के दौरान हर कोई राजनीतिक जो दल हैं वो वर्ग विशेष को रिझाने के तमाम प्रयास करते हैं। इस बार के चुनावों की भी अगर हम अभी बात करें तो हर किसी दल की एक वर्ग विशेष को रिझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की अगर हम बात करें, एक बड़ा तबका यहाँ पे है, तकरीबन 18 से 19 हजार का जो वोट बैंक है, उसकी सेंधमारी को लेकर के चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो लगी हुई है। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये प्रत्येक पार्टी अपने दिमाग से निकाल दे कि अनुसूचित जाति वर्ग किसी व्यक्ति विशेष का वोट बैंक है। अनुसूचित जाति वर्ग का जो व्यक्ति है वो समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। आज से अगर 20 साल पहले की बात करता हूँ तो 20 साल में बड़ा अंतर आ गया है। लोग पढ़े लिखे हो गए, लोग खुद को समझना अच्छा और बुरा क्या है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज अगर उत्तराखंड में अगर धामी सरकार का सबसे बड़ा बहुमत है तो अनुसूचित जाति के वोटर सबसे ज़्यादा उनके साथ हैं। आप देखिएगा, हमारे जो है 7-8 विधायक जो है अनुसूचित जाति के जीत के आए, वो अनुसूचित जाति के लोग तो हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहता हूँ, मैं जो धामी जी ने जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून जो बनाया है वो सबसे ज़्यादा अगर वर्क कर रहा है और सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आज तक देखा था कि उत्तराखंड को जो है नकल माफियाओं ने चूस के खा लिया था। उत्तराखंड में एक फफूंदी जैसा एक घुन लग गए थे, कीड़े लग गए थे। उन तमाम लोगों को, उन अजगरों को, उन माफियाओं को, नकल माफियाओं को जो धामी जी ने जेल भेजने का काम किया, वहाँ से एक जो बहुत बड़ा रिजल्ट निकला है वो निकला अनुसूचित जाति वर्ग के फेवर में। क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों के पास पैसा नहीं होता है, वो नौकरी के लिए किसको पैसे दें, कहाँ से पैसे दें। तो उससे क्या है कि वो टैलेंट बेस पे उनके जो उनके पास उनकी योग्यता के बेस पे लोगों को नौकरियां मिलेगी। और इसका रिजल्ट मैं आपको जो 2022-23 से लेकर के अभी 24 तक नियर अबाउट अगर उत्तराखंड बनने की बात करूं तो लास्ट 22 ईयर्स में अगर मैं उत्तराखंड में 8,500 नौकरियां मिली है, तो आज लास्ट 2 से 2.5 साल में धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में
19 19,500 नौकरियां मिल चुकी है। तो ये एक पारदर्शी सरकार, एक लॉन्ग टर्म विजन की का प्रतिफल है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग को अपना एक गुलाम बना के रखा था। ये लगता था कि ये तो अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे वोटर है। अब ऐसा नहीं होगा। लोग समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो है गलत डायरेक्शन में लोगों को जो है मैनिपुलेट किया, लोगों को नशे की प्रवृत्ति में ढालने का जो काम किया। मैं तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस एक तरीके से अनुसूचित जाति के लिए अभिशाप था। वो अभिशाप था कि जब आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब पूना पैक्ट हो रहा था, तो पूना पैक्ट में जब उनके घर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सुपुत्र, उनकी लाश पड़ी हुई थी, और पूना में जो पूना पैक्ट में वहाँ नेहरू जी और गांधी जी जाके अनुसूचित जाति के लिए हमारे जो आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे थे। तो वही बाबा साहब था, उन्होंने अपने घर में लाश छोड़ करके वो पूना पैक्ट में गए और हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को, अनुसूचित जाति लाख हमारा जो अधिकार संरक्षण करने का काम किया। उसके लिए हम पूरा अनुसूचित जाति वर्ग जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा नमन करते हैं, याद करते हैं, और वो हमारे आदर्श भी हैं। और कुछ लोग बाबा साहब को भी अपनी एक वो बना चुकी है। बाबा साहब बेसिकली व्यक्ति विशेष का नहीं था, बाबा साहब सर्व समाज का व्यक्ति है। उन महिलाओं का है, उन गरीबों का है, उन SC ST OBC और दबे कुचले समाज का हितैषी था, जिनके लिए जिनकी जो कोई नहीं सुनता था, उनकी सुनने वाला एक बाबा साहब था। उन्होंने भारत का संविधान बनाया। उस संविधान में हमारे सारे जितने भी अधिकार निहित है, जिसके प्रतिबल से आज देश चल रहा है। विधायक जी, आपको नहीं लगता है कि जो हमारा आरक्षित वर्ग है उस पे सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय ही ध्यान दिया जाता है, जबकि तमाम समस्याएं वहां अभी मौजूद हैं? हम भी लगातार चुनाव में कन्वेंसिंग के दौरान देख रहे हैं, आज भी अगर सबसे अधिक समस्याएं उठ करके आ रही हैं तो आरक्षित वर्ग से आ रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जो चुनाव के समय में वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिसे कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चुनाव के समय में आती है। जब समय उसका वोट खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, तब वो लोगों को पूछने तक नहीं रहती है। मेरे साथ सब अनुसूचित जाति के वर्ग के जो है, SC समाज के जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो आज तक इन सब का, हर व्यक्ति का यही पीड़ा थी कि ये जो कांग्रेस ने हम लोगों को, इवन तो पारंपरिक रूप से ये व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के जो है पदाधिकारी रहे, कांग्रेस के लिए काम किया। जब वहां से प्रताड़ित होकर लोगों ने देखा है कि हम हमारे लिए किया है क्या, बेसिकली चुनाव के वक्त पे गलत नीतियों के साथ हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन अब पढ़ लिख के समाज जो है आगे बढ़ चुका है। डेफिनेटली कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि चुनाव के टाइम पे अनुसूचित जाति और जो आरक्षित वर्ग को जो है घेरने का काम करते हैं, उनके लोगों को जो है बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन सब आज के डेट में अगर देखेंगे आप, हमारा SC समाज का व्यक्ति हर पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे आपके किसी भी सोशल वर्क एक्टिविटीज में हो, हर जगह अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है और तेजी से बदलाव हो रहा है और लोग अपने आप को पहचानना शुरू कर दिए। केदारनाथ विधानसभा में किस तरीके की तस्वीर अब आपको दिख रही है? क्योंकि 18 को जो ओपन चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा, तमाम लोग पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे और सबका जो निशाना रहेगा वो आरक्षित जो प्रभावित गांव हैं वही रहने वाले हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोग क्या करना चाहते हैं मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी लोग, चाहे निर्दलीय हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी के हो, दल के लोग हो, उन्होंने सिर्फ ओनली एक बात बताई है। लोग हमेशा कह रहे हैं कि फालतू के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक भी प्रत्याशी बताइए कि हम केदारनाथ के लिए ये करना चाह रहे हैं, हमारा ये विजन है। किसी ने एक विजन बताया कि हमारे ये विजन, हम केदारनाथ को इस तरीके से चेंज करना चाहेंगे? भैया, जब आपके पास विजन ही नहीं है, आप कह रहे हैं शिला उठाई, आप कह रहे हैं यात्रा रोकी, आप कह रहे हैं फलाना किया, आप कह रहे हैं फलाना किया। मैं कह रहा हूँ केदारनाथ को डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? तो लोग सिर्फ ओनली लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक गरीब
तबके को जो है एक तरीके से उनकी मैनिपुलेट करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के पे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों का विश्वास है। और आपको पता ही है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही केदार बाबा के अनन्य भक्त है। और हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप में एक धर्म रक्षक के रूप में, धार्मिक के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने कई सारे ठोस कानून कदम उठाए यहाँ पे। वो चाहे आपका लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, आपका यूसीसी का कानून बनाना हो, आपका धर्मांतरण कानून हो, आपका, और सबसे बड़ी जो काम होने वाला है उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की जो आजीविका के जो एक बड़ा जो मील का पत्थर साबित होने वाला है, वो अभी 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 आपने देखा होगा पहली बार शायद कोई मुख्यमंत्री गैरसैंण में बिना सत्र से रुका है। और पुष्कर सिंह धामी जी सत्र नेता, तो लोगों अपनी एक बड़ी बैठक बुलाई और जो अभी भूमि कानून है, भू कानून है, उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो कैबिनेट में आएगा, सदन में आएगा, हम भी उसके हिस्सा होंगे। डेफिनेटली हम उत्तराखंड के हित के लिए जो होगा वो करेंगे। पुरोला रवाई घाटी से आप प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, और इन दिनों केदार घाटी में आप हैं। चार धाम यात्रा का एक प्रमुख केंद्र केदार धाम को माना जाता है। कितना अंतर आपको लग रहा है, चाहे विकास की दृष्टि से कहें, पर्यटन की दृष्टि से कहें, यात्रा की दृष्टि से कहें, इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ समझ रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, देवभूमि का रहने वाला हूँ, जो जहाँ केदार की धरती है, बाबा बद्री विशाल की बद्रीनाथ की धरती है, माँ गंगा यमुना की धरती है। आप बताइए, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी में दो धाम तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और दो धाम आपके जो इधर चमोली उधर इस एरिया में आते हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में। मैंने आपके, चाहे आपका यमुना घाटी हो, गंगा घाटी हो, चाहे आपके केदार घाटी हो, आपका जो है बद्रीनाथ हो, यहाँ मैं पूरा एरिया विधानसभा में केदारनाथ में घुमाऊं, तो यहाँ पे जो सड़कों का जो जाल बिछा रखा, एक गांव में कभी सोच नहीं सकते हैं जहाँ पे जाके 100-150 परिवार वहाँ पे जो निवास करते हैं, 50 परिवार निवास करते हैं, वहाँ पे जाके पीएम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क पहुंची हुई है एक गांव के लिए 20 किलोमीटर। लेकिन इस बड़े कार्य के लिए जो नेक कार्य किया, वो भी हमारे देश के यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है एक नेक काम किया, जो डिवीजन बनाया, एक ये संस्था बनाई PMJSY, जिसके तहत जाके एक गरीब व्यक्ति, आपने देखा राज्य सेक्टर से जो है मुश्किल से 5 किलोमीटर सड़क बनती है, लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है आज हमारी जो है 10-20-50 किलोमीटर जो है सड़क बन जाती है, चाहे एक गांव क्यों ना हो। तो उससे एक बेनिफिट हो गया कि प्रत्येक जितना भी केदार घाटी का जो क्षेत्र है, वो चाहे चोपता हो, तल्ला नागपुर हो, या उखीमठ हो, आपका जो भी गुप्तकाशी हो, पूरे क्षेत्र में हर जगह जो है सड़क गई है। और सड़क सिर्फ ओनली सड़क नहीं है, प्रॉपर डामरीकरण के साथ है, बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई है। मुझे लगता है हम एक कहेंगे कि प्रकृति का कहर है हमारे ऊपर कि कहीं जैसे बीते 2013 में यहाँ पे आपदा ही थी, और उस आपदा ने पूरे उत्तराखंड को जो है हमारी जो बैकबोन्स है वो तोड़ के रख दी थी। और खास करके केदारनाथ और हमारे गंगा घाटी में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था 2013 में। लेकिन तब सरकार किसकी थी? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी। और उस दौरान कांग्रेस ने जिस तरीके से जो एक तरीके से जो जंजाल बिछाया, जो विकास के कार्य थे उसको किस तरीके से पलीता लगाया, और आज उसी का दंश अभी जो है उत्तराखंड झेल रहा है। 2013 की आपदा का दंश अभी जो है आज उत्तराखंड झेल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो सुरक्षित हाथों में, माननीय पुष्कर सिंह धामी के हाथों में उत्तराखंड है। डेफिनेटली आने वाले समय में इस उत्तराखंड का जो मोदी जी का कथन है, जो अगला जो दशक है, वो उत्तराखंड का, बाबा केदार की धरती से का उत्तराखंड का होगा।
विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि दिन भर चुनावी चर्चाओं में चलते हुए, तमाम बातचीत करते हुए कोई भी व्यक्ति थक जाता है। हमारे पहाड़ों में एक कहावत अक्सर सुनी जाती है, तो मन में विचार था, आज तो रवाई घाटी के विधायक हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक कहावत यहाँ चलती है, उसमें कितनी सत्यता है मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। इधर कहते हैं कि जो गया रवाई वो हो गया घर जवाई, क्या है ये? देखिए, रवाई अपने आप में एक हमारे एक कहावत है, रंगीली रवाई छबीली सेराऊं। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है, रवाई में जो भी जाता है तो उसका मन बस जाता है। वहाँ के लोगों का प्यार, स्नेह, घाटी भी अपने आप में अलौकिक संस्कृति है हमारी। वहाँ के लोगों का रहन सहन है और बड़ा मेल मिलाप के साथ हमारे कल्चरल कार्यक्रम्स होते हैं, मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तमाम चीजें होती है। आप आइएगा, रवाई में आएगा, आपका स्वागत और अभिनंदन है। लेकिन आप शादीशुदा हो गए हैं तो हम आपको घर जवाई नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली उसके बारे में सोच सकते थे। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, जो बड़े जोली मूड में आपने ये क्वेश्चन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आपके तमाम व्यूअर्स को और श्रोताओं को मैं एक बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये चुनाव जीत के आपको मैं अग्रिम बधाई भी देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। दुर्गेश्वर लाल जो कि विधायक पुरोला से हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे इस चुनावी चर्चा में। फिर दूसरी चर्चा में जुड़ेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।